हाँ ठीक है, रख लूंगी मैं अपना ख्याल खुद। आपने यहाँ छोड़ ही दिया है ना, तो बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। क्या बोले जा रही है ये? अभी गाड़ी में तो ठीक थी, यहाँ अपने मायके तक आकर इसका पारा कैसे चढ़ गया? अरे नागिन, क्या हुआ? पुष्पेंद्र जी अंदर तो आइए, ऐसे बाहर गाड़ी में ही बैठे रहेंगे क्या? नहीं नहीं भाई साहब, अभी नहीं आऊंगा, फिर कभी आता हूँ, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पुष्पेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। तभी नागिन ने रोते हुए फिर से कहा, हाँ हाँ, जाइए जाइए मुझे छोड़कर, मैं आपकी लगती ही क्या हूँ? अरे मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए मुझे मायके छोड़ गए आप। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही है? अंदर चलिए, ये भी तो आप ही का घर है। क्या बताऊं भाभी, मेरी फूटी किस्मत थी जो मुझे ऐसे पति मिले। पुष्पेंद्र जी अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते। अरे मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, पर उन्हें मैं फूटी आंख अच्छी नहीं लगती। मुझसे रोज लड़ाई करते हैं, जीना हराम कर रखा है। आखिर में मुझे यहाँ मेरे मायके छोड़ गए। हाय, अब मैं क्या करूंगी? अरे नागिन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितने दिन रहना है तुम यहाँ रहो। अब अंदर चलो, रोना बंद करो, चलो। इस तरह नागिन अब अपने मायके के घर के अंदर गई। इसे देखकर श्रुति और वैद ने कहा, अरे बुआ जी, आप अचानक, सब ठीक तो है ना? क्यों, ये मेरा घर नहीं है क्या? क्यों भैया, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ ना। ये कौन होती है मुझे पूछने वाली? नागिन, तेरा जब मन करे तो आ सकती है। अरे बुआ जी, आपने कोई खबर नहीं दी और ऐसे ही आ गई, बस इसने इसीलिए पूछा। मुझे कॉल कर दिया होता, मैं खुद आ जाता आपको लेने। अरे मैं क्या अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ? तेरे फूफा जी छोड़ गए मुझसे तंग आकर। बड़े गुस्से वाले हैं तेरे फूफा जी, बस हर बात पर डांटते रहते हैं। बुआ जी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। वैसे आज ना चिंटू का बर्थडे है, चिंटू के लिए छोटी सी पार्टी रखी है, इसी बहाने आपका भी मन बहल जाएगा। सुन रहे हो भैया भाभी, यहाँ मैं इतनी दुखी हूँ और इसे पार्टी की पड़ी है। हाँ सही भी है, इस घर में किसी को मेरे दुख से क्या लेना देना। मनाओ भाई, चिंटू के बर्थडे की पार्टी मनाओ। तो मेरा क्या है, मैं तो पड़ी रहूंगी एक कोने में अपनी तकलीफ लेकर। अरे जीजी, आप तो बुरा मान गई। ये श्रुति तो अभी नादान है, कुछ समझती नहीं है। श्रुति बेटा, आज चिंटू की बर्थडे पार्टी रहने देते हैं। पर मम्मी जी, चिंटू का आज फर्स्ट बर्थडे है। नहीं नहीं, मनाओ, बर्थडे मनाओ, खूब नाचो गाओ मस्ती करो। मेरी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए भैया, आखिर चिंटू का फर्स्ट बर्थडे है, मुझसे ज्यादा इनकी खुशी जरूरी है। नहीं नागिन, आज बर्थडे नहीं मनेगा। श्रुति, बर्थडे हर साल आता रहेगा, तुम अगले साल धूमधाम से चिंटू का बर्थडे मना लेना, पर इस साल बर्थडे नहीं मनेगा। अरे नागिन इतनी दुखी है, फिर हम कैसे खुशी मना सकते हैं? चलिए जीजी, आप चलकर आराम कर लीजिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये नागिन बुआ जी ना सच की नागिन है, कैसे डस लिया मेरे बच्चे की खुशी को। मुझे पक्का पता है ये बुआ जी ड्रामा कर रही है। और इस तरह नागिन श्यामा के साथ आराम करने चली गई। अगले दिन सुबह नागिन सोकर उठी और हॉल में राधे श्याम के पास आकर बैठ गई। तभी श्यामा ने उससे कहा, जीजी ये लीजिए, चाय पीजिए, आपके लिए एकदम कड़क चाय बनवाई है, पीकर आपको अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, ये अच्छा किया आपने, पर चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए कि नहीं? वो क्या है ना, बड़ी कमजोरी सी लग रही है मुझे। ये पुष्पेंद्र जी थे ना, इन्होंने मुझे एक दिन भी चैन से खाना नहीं खाने दिया। सारा दिन बस लड़ाई झगड़ा काम। हाय, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे पुष्पेंद्र जी ऐसे दिखने में तो बिल्कुल नहीं लगते। अब क्या बताऊं भैया मैं आपको, मैंने तो बस दर्द का घूंट पी रखा है। देखिए तो कितनी सूख गई हूँ, मेरी एक एक हड्डियां गिनी जा सकती है। अब कुछ घी दूध मेवे खाऊं तो मुझ में ताकत आए। हाँ हाँ बुआ जी, आप मम्मी के हाथ के लड्डू खाइए। अरे मम्मी के हाथ के लड्डू खाकर तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। हाँ जीजी, कल ही बनाए लड्डू, रुक के मंगवाती हूँ। श्रुति बेटा, जरा लड्डू लेकर आना बुआ जी के लिए। थोड़ी देर में श्रुति एक प्लेट में लड्डू लेकर आई और उसने बुआ जी को एक लड्डू देते हुए कहा, ये लीजिए बुआ जी, लड्डू खाइए। मम्मी जी के हाथों के लड्डू तो बड़े कमाल के होते हैं। ये क्या, एक ही लड्डू दिया है? भाभी, इस लड़की को कौन सिखाता है? अरे 2 लड्डू तो दे श्रुति बेटा, देख तो सही कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं, खड़े होने तक की ताकत नहीं बची मुझ में। अच्छा बुआ जी, लो ये दूसरा भी ले लो। अब ठीक है, खूब खाइए और जल्दी तंदुरुस्त हो जाइए, फिर आपको अपने घर जाकर घर भी तो संभालना है। हाँ बुआ जी, आप लड्डू खाइए, फिर एक गिलास दूध भी पी लीजिए,
मम्मी जो लड्डू बनाती है ना वो खाकर तो कोई भी ठीक हो जाए। अरे मेरा वेद, मेरा सोना तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा है। वो भी मेरी ऐसे ही केयर करते थे। तुझे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। भाभी, मैं तो सोच रही हूँ अब यहीं रह जाऊं। आखिर ये भी तो मेरा ही घर है ना। वहाँ कौन सा चैन था मुझे, अब नहीं जाऊंगी मैं वहाँ। अरे जीजी ऐसा मत बोलिए, वो घर भी तो आप ही का है। आज नहीं तो कल ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक आपका मन है आप यहाँ आराम से रहिए। हाँ नागिन, तो जितने दिन चाहे रह ले, उसके बाद मैं पुष्पेंद्र जी से बात करूंगा। नहीं नहीं भैया, उनसे क्या बात करनी, उन्होंने तो मुझे अपने मन से बाहर निकाल फेंका है, तभी तो यहाँ छोड़कर चले गए। और मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ, है ना। हर कोई मुझे बस भेजना चाहता है। अरे जीजी आप रोइए मत प्लीज, आज के बाद हम में से कोई आपको जाने के लिए नहीं कहेगा। बहन बेटियां कभी बोझ होती है क्या भला, आप आराम से रहिए। ये नागिन बुआ घड़ियाल के आंसू बहा बहा कर मम्मी जी पापा जी को ब्लैकमेल कर रही हैं। अरे इनका नाम नागिन नहीं गिरगिट होना चाहिए था, गिरगिट। क्यों रे श्रुति, तू तो मन मन में मुझे गालियां दे रही होगी, है ना, कि ये दुखियारी बुआ आकर बैठ गई है सर पर, अब इसकी भी रोटियां बनानी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, तू कहेगी तो मैं काम कर लूंगी यहाँ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खाना बनाने से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अब मैं जाती हूँ, नाश्ता बनाना है। ऐसा कहकर श्रुति वहां से चली गई और नागिन बुआ ने आराम से बातें करते हुए 3-4 लड्डू खाए, 1 गिलास दूध पिया और फिर पैर पर पैर रखकर टीवी देखने बैठ गई। श्रुति को छोड़कर सारे घर वाले नागिन बुआ के दुख में दुखी थे। शाम को नागिन के पास लता का फोन आया। हाँ लता, बोल क्या हुआ, तूने कल कॉल नहीं किया है? अरे तूने फोन ही नहीं उठाया, कल तो हम दोनों बाजार चलने वाले थे ना, तो कहाँ गायब हो गई थी? अरे क्या बताऊं लता, मैं तो अपने मायके आ गई हूँ। हाँ वही घर के कामों से परेशान हो गई थी। अभी अम्मा जैसी जिंदगी कट रही है। अच्छा मायके पहुंच गई तू, तो अब तेरा क्या प्लान है, बाजार चलेगी कि नहीं? अरे बाजार, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तू बता कब निकलना है? 1 घंटे में निकलती हूँ, तो वहीं मेन रोड पर मिल जा, ठीक है? ठीक है बहन, तू जा, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ पैसों का, फिर वहीं मिलती हूँ। फोन रखते ही नागिन ने तुरंत अपना राग अलापना शुरू कर दिया। राधेश्याम और वेद वहीं हॉल में बैठे थे। नागिन ने बड़ी चालाकी से मोबाइल उठाया, कॉल ऑन की और जोर जोर से बोलने लगी, जैसे किसी से झगड़ा कर रही हो। हाँ पुष्पेंद्र जी, आप ही बताइए, ऐसा कौन करता है अपनी पत्नी के साथ, 1 पैसा तक नहीं दिया आपने। अब बताइए मैं अपनी जरूरतें कैसे पूरी करूं? हाँ हाँ, खाना पीना तो यहाँ भैया के घर हो ही जाएगा, पर बाकी की चीजें मेरे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं कि नहीं? फिर थोड़ा रुककर नागिन ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, ताकि राधेश्याम और वेद सुन ले। अरे नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, मैं खुद देख लूंगी कैसे चलाऊंगी अपने खर्चे। नहीं बनना चाहती मैं किसी पर बोझ। रखिए रखिए अपने पैसे संभाल कर, भगवान देख रहा है सब। इतना बोलकर उसने कॉल काटने का नाटक किया, पर असल में कॉल तो था ही नहीं। अब वो सिर पकड़कर बैठ गई, जैसे दुनिया का सारा दुख उसी के हिस्से आया हो। अरे नागिन क्या हुआ, पुष्पेंद्र जी से बात हुई क्या? क्या बताऊं भैया, आप अपने मुंह से अपने पति की बुराई करते अच्छा भी नहीं लगता। बाकी आपने तो सब सुन ही लिया होगा। बुआ जी अब टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे पैसों पर कैसे हाथ लगाऊं, तेरे भी अपने खर्चे हैं, और तेरी पत्नी ने कुछ कह दिया तो? बुआ जी मेरे पास अभी और है, आप रख लीजिए और टेंशन मत लीजिए, श्रुति कुछ नहीं कहेगी। हाँ नागिन, तू ये कुछ और पैसे रख ले, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, आप जैसे भाई किस्मत वालों को मिलते हैं। सच कहूँ आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा ठीक है, मैं रख लेती हूँ ये पैसे, पर ये उधार समझूंगी। हाँ, जब पुष्पेंद्र जी पैसे देंगे सारे के सारे लौटा दूंगी। ऐसा बोलते हुए नागिन बुआ ने पैसे झट से उठा लिए। जीजी कुछ और चाहिए तो बोलिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा मत। नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मन भी अच्छा लग रहा है। मैं जरा बाहर घुमाऊं, ताजी हवा लग जाएगी। हाँ हाँ जा नागिन, थोड़ा घूम ले, घर में बैठी रहेगी तो और परेशान होगी। अब नागिन बुआ जैसे ही बाहर निकली, गेट के बाहर लता पहले से इंतजार कर रही थी। दोनों ऑटो में बैठकर बाजार निकल पड़ी। वहां नागिन बुआ ने लता के साथ चाट पकौड़े खाए,
फिर थोड़ी शॉपिंग करके मजे से शाम को घर लौटी। ऐसे ही नागिन के दिन मायके में बड़े मजे से कट रहे थे, लेकिन उसने श्रुति का जीना हराम कर रखा था। एक दिन श्रुति नागिन के कमरे के सामने से गुजरी तो उसे नागिन की आवाज सुनाई दी। वो वहां दरवाजे के पास रुक गई और बातें सुनने लगी। पुष्पेंद्र जी, यहाँ सब बढ़िया है, बिल्कुल मजे में हूँ मैं, आप चिंता मत करना। मैं यहाँ रानी बनकर रह रही हूँ। भैया भाभी तो हाथ जोड़कर सेवा करते हैं मेरी, और वह तो जैसे मेरा निजी नौकर बन गया है। अब क्या कहूँ, मजा आ रहा है मायके की हवा खाने में। अच्छा है, खुश रहो खुश रहो। श्रुति के कानों में जैसे किसी ने आग भर दी। उसने फौरन मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। तो ये है बुआ जी का असली रंग। बच्चे का बर्थडे कैंसिल करा दिया, मम्मी पापा को रुला दिया, मुझे अपनी उंगलियों पे नचाती है और खुद मजे में है। अब तो इनका पूरा खेल मैं खत्म करूंगी। श्रुति ने जाकर सारी बात श्यामा और राधे श्याम को बता दी। अब राधे श्याम को भी बहुत गुस्सा आ गया। तो ये सब ड्रामा था, हम बेवकूफ बन गए। हम सोचते रहे वो दुखी है, उसके लिए दिन रात परेशान होते रहे, और वो यहाँ आराम फरमा रही है। मैंने तो जिज्जी के लिए भगवान से कितनी मन्नत मांगी कि उनके जीवन में सब ठीक हो जाए, और वो झूठ बोल रही थी। मम्मी जी, अब आप बताइए क्या करें। बुआ जी को पता नहीं है कि हमने सब सुन लिया है। अगर आप कहो तो मैं उन्हें बोल दूं। नहीं बेटा, कुछ मत बोला भी। पहले पुष्पेंद्र जी से बात करनी होगी। नागिन जीजी को कैसे भी करके ससुराल भेजना है अब तो। ऐसे सोचकर श्यामा ने पुष्पेंद्र जी को फोन लगाया। हेलो पुष्पेंद्र जीजा जी, कैसे हैं? याद नहीं आती क्या आपको जीजी की? अरे भाभी जी, बस आप लोगों की दया से एकदम अच्छा हूँ। अब भाभी जी क्या बताऊं, नागिन के बिना घर घर जैसा नहीं लगता, पर वो वहाँ खुश है तो मैंने सोचा थोड़े दिन और रह लेगी, और क्या। मतलब जीजा जी, आपका और नागिन जीजी का कोई झगड़ा नहीं हुआ? अरे क्या बात करिए भाभी जी, नागिन और मेरा झगड़ा क्यों होने लगा? अभी तो उसी से फोन पर बात करके फोन रखा है मैंने। क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? दरअसल बात यह है जीजा जी कि जीजी ने हमें बताया कि आपसे जीजी का बहुत झगड़ा हो गया है और आपने गुस्से में उन्हें मायके छोड़ दिया है। हैं? ऐसा कहा नागिन ने? हाँ जीजा जी, अब क्या बताया। ऐसा कहकर श्यामा ने सब कुछ पुष्पेंद्र को बता दिया। सारी बातें सुनकर पुष्पेंद्र ने कहा, नागिन से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नागिन ऐसा करेगी। अब आप ही लोग बताइए आगे क्या करना है। पुष्पेंद्र जीजा जी, आप बस किसी भी तरह मना कर जीजी को यहाँ से ले जाइए अपने घर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाभी जी, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं आता हूँ कल नागिन को लेने। अच्छा, नमस्ते। अगले दिन पुष्पेंद्र जी नागिन को लेने पहुंच गए, जिन्हें देखकर नागिन एकदम चौंक गई। अरे आप अचानक कैसे आ गए? नागिन, पुष्पेंद्र जी अपने आप तुम्हें लेने आ गए हैं और तुम हो कि खुश होने के बजाय उनसे सवाल पूछ रही हो। आइए आइए पुष्पेंद्र जी, बैठिए। नमस्ते भैया। नागिन, अपना सामान पैक कर लो। इतने दिन हो गए मायके में, तुम्हें अपने घर नहीं चलना क्या? मैं नहीं जाऊंगी अभी आपके साथ। अरे जीजी, क्यों नहीं जाएंगे आप? पुष्पेंद्र जीजा जी इतने प्यार से आपको लेने आए हैं। अरे भाभी, आप लोगों को तो सब पता ही है, फिर भी आप लोग उनके साथ मुझे भेजना चाहते हैं। क्या पता है, मुझे भी समझाओ। कुछ नहीं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। फूफा जी, मैं कहता हूँ नागिन बुआ आपके साथ आएगी, मना नहीं करेंगे, पर आपको भी वादा करना होगा कि आप नागिन बुआ को हमेशा खुश रखेंगे। हाँ भाई, मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ, मैं नागिन को हमेशा खुश रखूंगा। तुम कहो तो अभी मैं नागिन के पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ। नागिन, मैं तुमसे माफी भी मांग लेता हूँ, पर अब घर चलो, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। बुआ, फूफा जी इतना कह रहे हैं, अब तो आपको जाना ही चाहिए उनके साथ। चलिए अपना सामान पैक कर लीजिए। देखिए, आपसे माफी भी मांग रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। अब नागिन के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपना सामान पैक किया और बिना मन से पुष्पेंद्र जी के साथ घर चली गई। नागिन के जाने के बाद घर वालों ने चैन की सांस ली। उधर जैसे ही नागिन अपने घर पहुंची, कुछ ही देर में उसकी ननद कनक आंखों में आंसू और हाथ में बड़ा सा सूटकेस लेकर उसके घर आ पहुंची। भाभी, मैं बर्बाद हो गई। मुझे कोई नहीं समझता मेरे ससुराल में। मेरे सास ससुर मेरे पति सब मिलकर मुझे सताते हैं। मुझसे बहुत नहीं सहा जाता। अरे कनक जी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो अभी आपको क्या पता, सुबह से लेकर रात तक बस काम करवाते हैं मुझसे। थोड़ी सी देर हो जाए तो 100 बातें सुनाते हैं। अब तो मैंने ठान लिया, मैं वहां जाऊंगी नहीं, मर जाऊंगी, पर उस घर में वापस कदम नहीं रखूंगी। नागिन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था कनक को देखकर। अरे कनक, तू चिंता मत कर, ये भी तेरा ही तो घर है। जब तक मन करे यहीं रह, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। वारी किस्मत,
अब ये यहीं टिकेगी और मेरा जीना हराम करेगी। बस भैया आपने कह दिया तो मुझे लगा जैसे पापा ने कहा, अब मैं यहीं रहूंगी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और कनक ने घर में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। वो दिन भर नागिन से काम करवाती थी। भाभी जरा मेरे लिए चाय तो बना दो और थोड़ा अदरक डालना कूट के, और हाँ नाश्ता ना हल्का रखना, डाइट पर हूँ मैं। ठीक है, बना रही हूँ। और हाँ भाभी, आपकी वो पीली वाली साड़ी है ना जो भैया ने आपको ला कर दी थी, वो जरा निकालना तो, शाम को पहन लूंगी। सोच रही हूँ सहेलियों से मिलाऊं, थोड़ा मन भी बहल जाए। हाँ कनक, थोड़ा बाहर निकला करो, सबसे मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नागिन, कनक को जो पसंद हो वो साड़ी दे देना इसे। नागिन को तो मानो जैसे आग में झोंक दिया गया हो। अरे ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, इससे तो मुझे ही नौकरानी बना दिया। और पुष्पेंद्र जी तो कनक जैसा बोलती है वैसा मान जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। नागिन अब बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। एक दिन नागिन ने कनक को फोन पर बातें करती हुए सुना। वो फोन पर अपने ससुराल वालों से बड़े प्यार से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका मन तो लग रहा है ना? हाँ मम्मी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। थोड़े दिन और आराम कर लो, फिर आती हूँ ना आराम से घर। हाँ, मुझे भी आप लोगों की बड़ी याद आती है। आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह। ठीक है मम्मी जी, पापा जी फोन रखती हूँ। ये सारी बातें सुनकर नागिन को समझ में आ गया कि यहाँ पर कनक तो ड्रामा कर रही है, उसके ससुराल में तो सब ठीक है। उसने गुस्से में कनक से कहा, कनक जी, ये क्या बकवास कर रही थी आप फोन पर? आपने कहा था आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं, आप उनसे कभी बात नहीं करना चाहती, और यहाँ तो आप हंस हंस कर उनसे बातें कर रही हैं। आखिर आपने झूठ क्यों बोला? अरे भाभी, आप कब आई? वो तो मैंने बस मजाक में बोल दिया था। मजाक में? आपने अपने ससुराल वालों पर झूठे इल्जाम लगाए, क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। हम सब कितना परेशान हैं आपको लेकर, और आप है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाभी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैंने तो ये सब आपसे ही सीखा है ना। आप भी तो अपने मायके ऐसे गई थी, झूठ बोलकर कि भैया ने आपको तंग किया, तो मैंने भी बस यही ट्रिक ट्राई कर ली। आप ही तो मेरी गुरु हैं भाभी। नागिन निशब्द रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसका ही झूठ उसके सामने रख दिया हो। उसने जो किया था आज उसे वही वापस मिल रहा था। नागिन कनक से एक भी शब्द कहे बिना चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जो दूसरों को धोखा देता है वो एक दिन खुद अपने ही झूठ में फंस जाता है। मैंने जो बोया वही पाया। लोग सही कहते हैं, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए।